नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भोपाल पुलिस कमिश्नर 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर श्री हरिनारायण चारी मिश्र साहब। सर, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्यतः एक ये ऐसा प्रश्न है सर जो थोड़ा कौतूहल पैदा करता है कि पुलिस और मीडिया के बीच में एक दूरी रहती है। सामान्यतः पुलिस मीडिया फ्रेंडली नहीं होती, पहले तो पब्लिक फ्रेंडली भी नहीं होती थी, ये भी क्वेश्चन होता था। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपके समक्ष आके तिरोहित हो जाते हैं, बहुत सवाल होते हैं। तो ये मीडिया फ्रेंडली होना, पब्लिक फ्रेंडली होना, ये इसके पीछे का कारण जानना चाहता हूँ सर। अगर स्वाभाविक रूप से देखा जाए, गहरे में देखा जाए तो दोनों स्वाभाविक रूप से मित्र हैं। इसलिए कि पुलिस का काम है कि जो उसके पुलिस के जो लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोगों में सूचना का प्रवाह करना। आज आप देख रहे हैं कि जितनी भी तरह के अपराध हो रहे हैं, खासतौर पर अगर साइबर क्राइम की हम बात करें या हम ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करें, खासतौर पर जो सबसे बड़ी तेज़ी से पुलिस के लिए चुनौती है, तो दोनों में जो सबसे पहला जो जरिया है लोगों तक पहुँचने का, वो मीडिया है, सूचना तंत्र है। लोगों को अगर हम जागरूक कर देते हैं तो लगभग 70% तक साइबर क्राइम्स कम हो जाते हैं। इसी तरह रोड एक्सीडेंट्स में जागरूकता के मामले में हम कर सकते हैं। सुसाइड्स के मामले में लोगों को अगर सही ढंग से जागरूक करें तो इसमें गुणात्मक कमी देखी जाती है। तो ये जो सूचना का प्रवाह है, सूचना का जो सकारात्मक सूचना और सही लोगों तक पहुंचाने का जो जरिया है, वो मीडिया ही हो सकती है। इसलिए पुलिस अगर स्वाभाविक ढंग से देखें तो पुलिस का एक स्वाभाविक जो मित्र है वो मीडिया है, जो एक स्वाभाविक तौर पे पुलिस की जो सूचनाएं जो आम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए उसमें सेतु का काम करती है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि कम से कम यहाँ पर पूर्व में भी मेरा अनुभव काफ़ी सकारात्मक रहा है। यहाँ पर मीडिया ने इसमें बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई है और जहाँ भी सूचनाओं के एक सही तरीके से प्रवाह की बात आई है, लोगों तक उसको पहुँचाने की बात आई है, तो उसमें मीडिया ने आगे बढ़ के एक बड़ी ही सकारात्मक और गुणात्मक भूमिका निभाई। जी, जैसा आपने कहा कि चूँकि सूचना का प्रवाह या मीडिया सेतु का काम करता है। अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसने सूचनाओं का संप्रेषण कई सौ गुना तेज कर दिया है। लेकिन अभी भी अपुष्ट खबरों की वजह से कई बार व्यवधान खड़े हो जाते हैं, अनावश्यक परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तो सोशल मीडिया की अवेयरनेस को लेके, क्योंकि जो पब्लिक है वो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क समझती नहीं है, तो उसको लेके पुलिस कैसे उनकी रोकथाम करती है कि जब सोशल मीडिया पे कोई एक ऐसी खबर चलती है, ऐसी अपुष्ट भ्रामक खबर प्रसारित होती है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो सकती है, तो उसमें कैसे सर? मीडिया में और संचार का हम जानते हैं कि हमारे आसपास चारों तरफ संचार का विस्फोट हो रहा है, सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। इसलिए व्यक्ति को इस बात के लिए जानना है कि किन सूचनाओं को उसे ग्रहण करना है, किसे नज़रअंदाज करना है, यह एक अहम मुद्दा है। और इसमें खासतौर पे जो सकारात्मक जो मीडिया, सकारात्मक से मेरा मतलब है कि जो तर्कसंगत ढंग से, वस्तुनिष्ठ ढंग से तथ्यों को रखते हैं, ऐसे मीडिया की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। जो लोग एकांगी ढंग से या सनसनी पैदा करने के लिए या सनसनी के साथ साथ कई बार एकांगी होने के साथ साथ कई बार सूचनाएं गलत भी होती हैं, इनका प्रवाह करते हैं, तो उस पर खास तौर पर नज़र रखने के लिए भी एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें कोई अफवाह ना फैलाए। क्योंकि कई बार कानून व्यवस्था की आपने बात की, कई बार किसी शहर में अगर किसी तरह का तनाव हो, कई बार उसमें किसी तरह का कोई सांप्रदायिक वैमनस्य हो, तनाव, तो ऐसे माहौल में मीडिया की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में अगर हम देखें तो कई बार हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया में जिस तरीके की अंधाधुंध प्रतियोगिता चलती है, प्रतिस्पर्धा की कौन पहली खबर परोसेगा, ऐसे में कई बार लोग बैकग्राउंड, कई बार पिक्चर्स, कई बार वीडियोज, कई बार दूसरे संदर्भ और दूसरे देशों तक के नए संदर्भ में पेश कर देते हैं और जिससे आग में घी की भी भूमिका पड़ सकती है। लेकिन ये कुछ ही के द्वारा की जाती है और इस पर नज़र भी रखी जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार तनाव, जैसे किसी शहर में अगर तनाव होता है तो कई बार सूचना तकनीक पर, इसमें खासतौर पे उसके प्रवाह पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी बंद की जाती हैं। तो इसके पीछे उद्देश्य यही रहता है। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि जो एक मुख्य जो जिम्मेदार मीडिया है, जो सकारात्मक है, जो खास तौर पे तर्कनिष्ठ ढंग से, वस्तुनिष्ठ ढंग से चीज़ों को रखता है, उसकी प्रासंगिकता सार्वभौमिक है। वो निश्चित तौर पे उसके द्वारा सही सूचना का प्रवाह होने से बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी कानून व्यवस्था की स्थितियां खुद ब खुद टल जाती हैं।
क्योंकि अगर लोगों तक सूचना ना हो तो कई बार भ्रम की स्थिति पैदा होती है, और भ्रम की स्थिति कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती है, लोगों में अविश्वास भी पैदा करती है। तो ऐसे में मीडिया की जो भूमिका है सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण है, और मैंने अनुभव किया है कि लगातार अपराधों के नियंत्रण को लेकर के, खासतौर पे कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के इसकी भूमिका हमेशा केंद्रीय रही है। जी, अगर मैं आपके कार्यकाल की बात करूं तो प्रदेश के चारों बड़े शहर जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, आप अपने कार्यकाल में इनमें पुलिस का नेतृत्व कर चुके हैं, और जब कमिश्नर प्रणाली आई तो इंदौर भी और भोपाल भी। तो कमिश्नर प्रणाली में और जो सामान्य पुलिसिंग प्रणाली है उसमें क्या मूलभूत फ़र्क आपको दिखा, और जो बड़े शहर हैं उसमें इस प्रणाली के लागू किए जाने के बाद क्या गुणात्मक सुधार हुए, एक तुलनात्मक अगर अध्ययन करें, क्योंकि आप चारों जगह रहे, दोनों प्रकार की परिस्थितियों में काम किया है, तो बेहतर अगर हम संयोग मिला, सौभाग्य मिला कि मुझे दोनों परिस्थितियों में काम करने का मौका मिला, और तुलनात्मक रूप से कहूँ तो मैं बड़े पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि जो कमिश्नरेट प्रणाली में अपराधियों पर कई बार जो नकेल कसने की बात है, खासतौर में कार्रवाई की बात है, उसमें पुलिस के हाथ मजबूत हुए हैं। उसमें कई बार तथ्यात्मक कार्रवाइयों की बात है, 107-16 जैसी कार्रवाइयाँ हैं, 122 अगर कोई अपराधों को दोहराता है तो उसमें भी कार्रवाई पुलिस कर सकती है, जिला बदर जैसी कार्रवाइयाँ हैं। इनको पुलिस काफ़ी प्रभावी ढंग से कर रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपराधों की संख्या, अपराधों से मतलब है कि जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या के अनुपात में चुनौतियाँ बढ़ेंगी, तो उस परिप्रेक्ष्य में इस तरह का चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और आपने देखा होगा कि जो कानून व्यवस्था से जुड़े जो मुद्दे हैं, खासतौर पे जो सौहार्दपूर्ण मुद्दे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था से जुड़ी जो चुनौतियां हैं, बड़े अपराधों से बड़ी जो चुनौतियां हैं, और ख़ासतौर पे अगर हम ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करें, खासतौर पे अगर बड़े अपराधों की बात करें, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। उसमें लगभग जहाँ भी कमिश्नरेट प्रणाली है उसमें इन पर काफ़ी अंकुश लगा है। तो कमिश्नरेट प्रणाली की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जैसे जैसे और इसमें संसाधनों की संख्या बढ़ेगी और इसकी प्रासंगिकता और इसकी प्रामाणिकता और इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में भी पूरी तरीके से इसने बड़े अपराधियों पर अंकुश लगाने में बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई है। समाज में अब धीरे धीरे पुलिस की स्वीकार्यता और पुलिस की ग्राह्यता बढ़ रही है। अगर पहले फिल्में देखें तो पुलिस हमेशा विलेन के साथ खड़ी नज़र आती थी, घटनास्थल पर हमेशा बाद में पहुंचना, मैनिपुलेशन करना। सिनेमा भी समाज का एक रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन फिर सिंघम, सिम्बा, खाकी, अब पुलिस एक रोल मॉडल के तौर पर आने लगी है, और ऐसा प्रस्तुतिकरण होने लगा है कि एक खाकी पहने हुए अफसर जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए एक संरक्षक के तौर पर काम करता है। लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, कोरोना ने उसको वास्तविकता में सामने सिद्ध किया है। तो ये जो बदलाव है इसको सर महसूस करते हैं? सिनेमा जो होता है समाज की नब्ज को प्रतिबिंबित करता है, और आपने कहा कि कई बार सिनेमा कई बार वो टीआरपी देख करके और लोगों की रुचि देख करके ही कई बार फिल्में बनती हैं। तब उन्होंने लोगों के एक बदलते हुए नज़रिए को देखा, लोगों की बदलती हुई रुचि को देखा, और ख़ासतौर पे लोगों ने महसूस किया कि पुलिस की जो एक सकारात्मक भूमिका है, एक औपनिवेशिक काल में जो पुलिस की छवि थी अलग थी। जब हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ था, आपको हमें मालूम है कि जैसे कि जो इम्पीरियल पुलिस थी उसमें इम्पीरियल पुलिस में इम्पीरियल शब्द हटाया गया, उसकी जगह इंडियन शब्द जोड़ा गया, उसमें सर्विस शब्द जोड़ा गया, यानी इम्पीरियल पुलिस को इंडियन शब्द जोड़ा गया और लास्ट में सर्विस जोड़ा गया। यानी कि जनता से पुलिस को कैसे जोड़ें, जनता सेवा भाव से एक बेहतर ढंग से पुलिस करें, और लोगों तक ये संदेश पहुंचा है। लोगों ने इस बात को महसूस किया। जहाँ तक थोड़े बहुत अगर किसी भी अगर हम वर्क कल्चर में देखें तो थोड़े बहुत समाज के हिसाब से अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर एक संपूर्ण रूप से देखें तो पुलिस ने समाज को जोड़ने में, समाज में शांति लेने में, एक आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई है। और जिस तरह की चुनौतियां बढ़ी हैं, चाहे अगर आप बड़े स्तर पर देखें तो चाहे आंतरिक सुरक्षा में, चाहे नक्सलवाद जैसी चुनौतियां हैं, बड़े शहरों की जिस तरह की चुनौतियां हैं, खासतौर पे विभिन्न तरह के जो ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़े हैं उसके लेकर के जो चुनौतियां हैं, सभी मामलों में पुलिस ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। और जैसा आपने कहा जो बॉलीवुड की बात की, तो उसने भी इस बदलती हुई नब्ज को महसूस किया
इस बदलती हुई धड़कन को उसने भी स्पंदन को महसूस किया और इसके कारण उन्हें लगा कि लोगों के अगर करीब जाना है, लोगों के हृदय तक जाना है, अपनी टीआरपी बढ़ानी है तो इस बदलते हुए परिवेश को और मानसिकता को समझते हुए नए सिरे से, नए तरीके से फिल्मों को रेखांकित करना होगा। और शायद यही वो मुद्दा है, यही वो दृष्टिकोण है जिसके कारण फिल्मों की तासीर भी बदली है, पुलिस के बारे में नज़रिया भी बदला है और पुलिस की जो गत्यात्मकता है, जो डायनेमिज्म है, वो भी फिल्मों के माध्यम से रेखांकित हुई। जी, जैसे अगर मैं इसको मीडिया के दृष्टिकोण से ही देखूं, हालांकि ये आपका नज़रिया है और अद्भुत है कि मीडिया को आप एक ऐसा पहलू मानते हैं कि मीडिया कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ पहलू है, पुलिस के लिए सहयोग की भूमिका में रहता है। तो जब बहुत गहराई में जाएंगे तभी, जैसे गहरा खनन करने के बाद हीरा, पानी, ये सब गहरे खनन में निकलता है। शुरुआती दौर में तो वो मिट्टी निकलती है, तो गहराई में जाकर ही इस दृष्टिकोण पर पहुंच पाते हैं। पिछले कुछ सालों में शौर्य सम्मान कल्चर भी एक डेवलप हुआ है कि वो पुलिसकर्मी जो कभी धूप चौराहे पर खड़ा हुआ है, अगर कोई वीआईपी मूवमेंट है तो पुलिसकर्मी खड़ा हुआ है, त्यौहार हैं तो खड़ा हुआ है, कुछ अनइवन सिचुएशन है तो खड़ा हुआ है, तो उस खड़े हुए व्यक्ति को कोई बहुत नोटिस नहीं करता था। आज सिपाही से लेके और बड़े अधिकारी तक का तमाम मंचों पर सम्मान हो रहा है। ये शौर्य सम्मान एक समाज में ये भी एक रिफ्लेक्शन है कि जब आप किसी भी चीज़ का रिकग्निशन होने लगता है तो ये तय हो जाता है कि वो व्यवस्था, वो संस्थान, वो सिस्टम जो है वो समाज का बड़ा अभिन्न और बेहतरीन हिस्सा है। तो अब ये शौर्य सम्मान भी धीरे धीरे तमाम मंचों पर होने लगे हैं। पहले कभी बड़े मंचों पर सिर्फ बॉम्बे में दिखाई देते थे, अब वो मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, देश में तमाम जगहों पर हो रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस को बोलने का भी अवसर मिलता है। ऐसे कई मंचों पर आप खुद भी गए, तो इन मंचों के माध्यम से जब ये मंच आपको आमंत्रित करते और इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तब का जो मनोभाव है वो सर समझना खास तौर पे अगर हम जवानों की बात करें, पिछले दिनों अगर हम देखें तो जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हैं, पिछले 6 महीने में लगभग सभी ने पुलिस के सम्मान के लिए, जिस अवसर सम्मान की बात कर रहे हैं या प्रोत्साहन सम्मान, उन्होंने बड़े स्तर पर इसको आयोजित किया। और इसमें अच्छी बातें थी कि जब एक जवान आता है तो सभी जवान और ख़ासतौर पे हम लोगों ने इस बात के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया कि जो हमारे ज़मीनी जो जवान हैं, जो ख़ासतौर पे चौराहे पर रहते हैं, जो हमारे जवान हैं, जो कांस्टेबल हैं, जो हमारे एएफआई, वहाँ तक उनको सम्मानित किया जाए ताकि वो उसको महसूस कर सकें। और इसमें एक गौरव की अनुभूति मैंने देखा कि उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सभी ने अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे बच्चों को लाया और उन बच्चों के चेहरे पर अगर कोई किसी पिता ने अगर किसी 25 साल पुराने किसी वारंटी को पकड़ा है, किसी बड़े गैंग को पकड़ा है, किसी बड़े अपराधी को पकड़ा है, किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है, तो उसके चेहरे पर तो सम्मान के भाव हैं, लेकिन जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनके चेहरे पर भी एक उसको लेकर के जो गौरव और सम्मान का भाव था। तो मुझे लगता है कि ये उन्हें इस काम को करने के लिए प्रेरित करती है कि आगे भी कि एक समाज, एक आसपास का परिवेश उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को, उनके इस लगातार कर्तव्य के प्रति जो उनका समर्पण है उसको पहचान दे रहा है, उसको रेखांकित कर रहा है, उसको सम्मानित कर रहा है। और यह बात उनके लिए एक भीतर से आत्मबोध, आत्मगौरव का बोध पैदा करती है और यह दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करती है कि इस तरीके से वो करेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से उनकी पहचान होगी, उनका सम्मान होगा, उनका दूसरे आसपास के सहकर्मियों के बीच में उनका कद बढ़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों से एक सकारात्मक पद्धति, एक सकारात्मक सोच विकसित हुई है और अब देखेंगे कि बड़ी संख्या में जवानों ने कार्य भी किया है। और इसका अगर हम पूरी तरह से देखें तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो महिला अपराध हैं, जो बड़े जो चुनौतियां हैं, सभी के मामलों में पुलिस ने बड़ी सकारात्मक इसमें उपलब्धियां हासिल की हैं। जी, अगर मैं सर जो सपोर्ट सिस्टम की बात करूं पुलिस अमले को, चाहे जैसे उनके पहले आवास की बात हो, वाहनों की बात हो, भत्तों की बात हो, तो विभाग ने एकदम आमूलचूल परिवर्तन किया है। आज जो पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने जो क्वार्टर्स बनाए हैं, उनकी रहने की व्यवस्थाएं, क्योंकि बहुत तनावपूर्ण उसमें काम करते हैं, घरों से बाहर रहते हैं, तो बहुत अच्छी कॉलोनीज़ डेवलप हुई हैं। इसने पुलिस में जो अमला काम करता है उसके मानसिक स्तर को सुधारने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस प्रकार के सपोर्टिंग एलिमेंट्स ने सर? जब एक हम आसपास के एक सकारात्मक जब परिवेश में रहते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा रहता है।
अगर हम सकारात्मक परिवेश में रहते हैं तो हम खुद सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं, और हमारे अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वही हम बाहर उसका हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में, हमारे आचरण में वही प्रतिबिंबित होगा। तो एक जवान जो बहुत ज़्यादा दुख से, निराशा से, हताशा से भर करके चौराहे पर आएगा, वो सामने वाले से, बहुत सामने वाले के प्रति हम सकारात्मक व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जो एक ऊर्जा से, एक सकारात्मकता से, एक उत्साह से, एक आत्मगौरव से भरा होगा, उसके व्यवहार में भी, उसके आचरण में भी यह चीज़ प्रतिबिंबित होगी। तो आवश्यक है कि उसको इस तरीके का उससे व्यवहार किया जाए, उसको परिवेश दिया जाए कि वो इस गौरव के बोध से भरे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस तरह के सुविधाओं को लेकर के काफ़ी संवेदनशील हैं। और लगातार अगर हम देखेंगे तो पुलिस के जो आवास है उनकी संख्या बढ़ रही है। लगातार योजनाएं बनी हैं जो आने वाले दिनों में इसकी जो कमी है खासतौर पे जवानों और उनके आवासों के बीच में, उस कमी को तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। जो वर्किंग कल्चर है, जो वर्किंग कंडीशन है, वो लगातार बेहतर हो रही हैं। तो इस सारे परिवेश के भी सकारात्मक होने का एक काफ़ी सकारात्मक असर पड़ा है, खासतौर पर पुलिसिंग के प्रक्रिया पर, और ख़ासतौर पर सबसे बड़ी चीज़ मनोबल पर, जवानों के मनोबल पर इसका असर पड़ा है। और इसका परिणाम भी दिख रहा है। परिणाम भी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह की भी चुनौतियां बदले परिवेश में आई हैं, सभी पर पुलिस ने, चाहे भोपाल पुलिस हो, चाहे और हम अगर दूसरे पुलिस की बात करें, तो सबने बड़े सकारात्मक ढंग से और बड़े प्रभावी ढंग से इस तरह की समस्याओं पर, चुनौतियों पर अपना अंकुश बनाया है। जी सर, बदलते परिवेश में क्राइम के तौर तरीके भी बदले हैं। जो पहले हार्डकोर क्राइम होते थे, जैसे बैकग्राउंड है, किसी का अपना एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनकी पतारसी में मदद हो जाती थी। अब पता नहीं चलता कि व्यक्ति है कुछ, क्राइम कुछ कर रहा है। वाइट कॉलर क्राइम बड़ा है, AI बेस्ड क्राइम बड़ा है, साइबर क्राइम बड़ा है। क्राइम की तमाम प्रकृतियां आ गई हैं सर। अभी पिछले 1 महीना में मैंने अभी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे थे जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोपी था, जो मुख्य मास्टरमाइंड था, वो यहाँ के बड़े ही प्रतिष्ठित कॉलेज से उसने बीटेक किया हुआ था। और उसकी जो गैंग थी, उसने चोरों को एक तरह से कहेंगे कि आउटसोर्स कर दिया था, आउटसोर्सिंग कर दी थी। उसने कहा था कि कोई भी चोर आसानी नहीं होंगे, और सारे के सारे चोर उसने दूसरे राज्यों से बुलाए थे। और वो खास अपराध करने के बाद उनको वो बढ़िया SUV में ले जाकर के उनको छोड़ा जाता था। उसके बाद वो गायब हो जाते थे, शहर में दिखते नहीं थे। पुलिस, चूँकि ये घटनास्थल पर वो पहले कभी दिखे नहीं होते थे, उनकी यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, इसलिए CCTV में आने के बाद भी उनको पकड़ना मुश्किल होता था। और लगभग कई बार उस चोरों की अलग अलग गैंग को बदल दिया गया था, इसलिए पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। जब पकड़ा गया, पूछताछ हुई, तब इसमें पूरा गैंग सामने आया और बहुत उसमें बड़े स्तर पर सामग्री, और पूरे गैंग को पकड़ा गया। दूसरा एक गैंग पकड़ा गया जिसमें उसने MBA किया हुआ था। और इस तरह से जो खासतौर पे अपराधों की जो प्रकृति जो खासतौर पे बढ़ रही है, जो जिस तरह के गैंग इनके बन रहे हैं, इस तरह से आसानी से सफलता प्राप्त करने के आवेश में जिस तरीके से कई बार इस तरह के अपराधी इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरे लोग कर रहे हैं, वो पुलिस के लिए चुनौती है। और इसका एक जो बड़ा रूप है, जो साइबर का जो रूप सामने आ रहा है, साइबर में अगर हम देखेंगे तो अभी एक उसमें पुलिस का करके एक यहाँ पे दंपत्ति को फ़ोन किया था और साइबर ठगी की कोशिश की थी। पुलिस ने कानपुर से उस पूरे गैंग को पकड़ा था। दूसरे कार्यकाल में एक इंटरनेशनल आपने वो ट्रेस किया था, एक कॉल सेंटर जिसमें अमेरिका से लोग ठगी करते, और अमेरिका की FBI ने आके यहाँ बिल्कुल पूरी टीम को सम्मानित किया था। वो एक बड़ा गैंग था जिसमें खासतौर पे पुलिस की जांच में पाया गया कि कुछ लोग संदिग्ध खासतौर पे गतिविधियों की सूचना थी। उसमें पुलिस ने अब जांच की तो पता चला कि ऐसी एक टीम है जो दूसरे देशों में बैठे हुए खासतौर पर अमेरिका के लोगों को टारगेट करती थी, और इसमें अमेरिका के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सोशल सिक्योरिटी कोड को हासिल कर लेती थी। उसने कॉल स्पूफिंग का खासतौर पे सहारा लेकर के उनको स्थानीय नंबरों से कॉल किया जाता था, जैसे कि मान लीजिए किसी को नगर निगम के नंबर से, किसी को स्थानीय इलेक्ट्रिसिटी के नंबर से, और उसमें उनको इस बात का भरोसा दिलाया जाता था कि उन्होंने कोई गलती कर दी है और उनका नंबर कटने वाला है। चूँकि उसमें नंबर लोकल होता था और वही नंबर होता था जो स्थानीय तौर पे सही नंबर होता था, ऑथराइज्ड अधिकृत नंबर। और इसमें खास बात ये थी कि इनकी पूरी ट्रेनिंग 2 महीने की होती थी एक्सेंट की, अमेरिका, इसलिए उस एक्सेंट के कारण सामने वाला व्यक्ति ये नहीं पहचान पाता था कि ये उसके मिसिसिपी या न्यूयॉर्क का आदमी बोल रहा है कि दूर वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। तो वो अंतर न करके बेचारे वो सोशल सिक्योरिटी कोड दे देते थे, सारी जानकारियाँ दे देते थे, और उनके करोड़ों रुपए उनके खातों से निकाले गए। अंतर जब पुलिस को पता लगा तो हम लोगों ने सूचना दी,
और सूचना देने के बाद पूरे गैंग को पकड़ा गया। इसमें हजारों लोगों के साथ ठगी हुई थी, करोड़ों रुपए की ठगी हुई थी। इसमें जो सबसे अच्छी जो गर्वानुभूति वाली बात थी कि जब वहाँ की टीम में आई, FBI की एक टीम ने जब पूरी हमारी टीम को सम्मानित किया, तो उसमें इस बात का उन्होंने उल्लेख किया कि पहली ऐसी टीम है, इससे पूरी घटना से मेरा भारतीय पुलिस में भरोसा बढ़ गया है। क्योंकि कोई भी ऐसी टीम ऐसी नहीं है कि खुद हमारे लोगों को नहीं पता था कि घटना यहाँ से हुई है। न सिर्फ आरोपियों को पकड़ा गया बल्कि हमें सूचना दी गई और इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। दूसरे जगहों पे तो हम लोगों को लगातार कोशिश करने के बाद भी हम आरोपियों को नहीं पकड़वा पाते हैं अपनी पहल करने के बावजूद। यहाँ की पुलिस ने बिना हमारी पहल के, बिना जानकारी के आरोपियों को पकड़ा, हमें सूचना दी और इन्हें पकड़ के कार्रवाई की। इससे पुलिस की निष्पक्षता और पारदर्शिता में हमारा, भारतीय पुलिस की निष्पक्षता में हमारा भरोसा बढ़ गया। तो पुलिस की इस तरह की सूचनाओं का खासतौर पे जो कैनवास है, इस तरह पे चुनौतियां हैं, वो दोनों चीज़ें बढ़ी हैं। और अच्छी बात है कि पुलिस ने लगातार इसको गंभीरता से लिया है, तकनीकी रूप से भी अपने को सक्षम बनाया है, इसके लोगों को जागरूक किया है, प्रशिक्षित भी किया है। और इसके कारण अपराध हो रहे हैं। निश्चित तौर पे इस तरह के अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस की जो सक्रियता है, पुलिस का जो अंकुश है, वो भी लगातार गहरा हो रहा है। जी, जिस प्रकार सर अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की पुलिस की बात करूं तो वो जिस वेल ड्रेस्ड, उनके पास वेल इक्विप्ड अच्छी सी कार और बहुत ही, अगर वो क्राइम को डिटेक्ट भी करते हैं, इंटेरोगेशन भी करते हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट सी पूछताछ, बहुत माइंड स्किल का यूज। और अगर हम अपने जैसी पहले छवि चित्रित की गई थी तो थोड़ा हार्डकोर पूछताछ और 3rd डिग्री टॉर्चर, ये धीरे धीरे वो चीज़ बदल रही है। पुलिस यहाँ भी सॉफ्ट हो रही है, लोगों से बहुत मित्रवत हो रही है। पहले ऐसा होता था कि पुलिस में मतलब भले लोग हैं तो कोर्ट कचहरी, पुलिस थानों में जाना मतलब उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह था। अब थानों में रिसेप्शन बन रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, इसके आप साक्षी रहे। कहाँ से ये टर्निंग पॉइंट आया सर? अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि पुलिस जो है समाज की विरोधाभासी अपेक्षाओं के बीच में काम करती है। समाज के जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग, एक व्यक्ति जो कि पीड़ित होता है उसकी उम्मीद होती है कि पुलिस पकड़ के अपराधी की खूब पिटाई करे। जी। दूसरी तरफ बहुत सारे आयोग, बहुत सारे न्यायालय, बहुत सारे अलग अलग एजेंसी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जी, सबकी अलग अलग अपेक्षाएं हैं और उनके बीच में पुलिस को एक संतुलित ढंग से आगे बढ़ना है और इस अपेक्षा के साथ आगे बढ़ना है कि एक बेहतर परिणाम दे सके। वो कहीं भी मानवीय मूल्यों का ह्रास ना हो, मानवीय मूल्यों का ह्रास ना हो, खासतौर पे मानवीय जो भी संवेदनाएं हैं उसका भी ध्यान रखा जाए, अपराधियों से ज़्यादा फायदा डिटेक्शन भी हो। तो इस तरह विरोधाभासी अपेक्षाएं मैंने इसलिए बोला कि जितने भी अलग अलग पक्ष हैं सबकी अपेक्षाएं एक दूसरे के विरोध में हैं, लेकिन पुलिस को इसी संतुलन के साथ करना है। तो हाल के दिनों में एक जगह हम देखें तो तकनीक का प्रसार बढ़ा है, तकनीक का समावेश हुआ है पुलिसिंग में, संवेदनशीलता बढ़ी है और उसके साथ साथ पुलिस इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हम तकनीकी चीज़ों का उपयोग करें। जैसे कि पिछले कुछ केसेस में पुलिस ने BOS का इस्तेमाल किया है। BOS यानी ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट होता है, यानी कि एक नार्को टेस्ट का एक एडवांस पद्धति है, उसका उपयोग किया है, लोगों से पूछताछ में किया है। और अब पश्चिमी देशों की यहाँ पे हमने प्रयोग करके कई जटिल मुद्दों को यहाँ पर भी सुलझाया गया है। लेकिन अगर हम पश्चिमी देशों की आप बात करें तो पश्चिमी देशों में चुनौतियों का स्तर बहुत कम है, क्योंकि उनकी आबादी कम है, उनकी इस तरह की समस्याएं नहीं हैं, इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। वहाँ एक ही व्यक्ति को बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ पैरेलल काम नहीं करना है। ठीक बात। यहाँ पे पुलिस के सामने चुनौतियों का जो स्वरूप है बहुत व्यापक है। यहाँ पर कानून व्यवस्था देखें, चाहे इस तरह के जो VIP मूवमेंट्स हैं, जहाँ पर खासतौर पे अपराधों की जो जटिलता है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स है, उनकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए पुलिस को एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इन सभी को देखते हुए और इसके साथ साथ एक बेहतर प्रदर्शन करना। लोगों की उम्मीद बहुत जो जायज़ भी है पुलिस से कि पुलिस एक मजबूत हो, एक संवेदनशील हो, एक तर्कसंगत ढंग से काम करे, संवेदनशीलता के साथ काम करे और अपराधियों पर कठोरता से अंकुश रखे। तो इन सारे चीज़ों के बीच में पुलिस काम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइज क्राइम पे अंकुश भी लगा है,
ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ साथ जो जिस तरह के क्राइम के नए नए स्वरूप बदल रहे हैं, पुलिस भी तकनीकी रूप से अपने को उसके अनुरूप ढाल रही है, लगातार अपने पुलिस भी अद्यतन कर रही है। पहले जब शुरू में CCTNS आया था, बाकी जो जवानों को लिखने में दिक्कत आती थी, उनको कंप्यूटर की जानकारी की शुरू में दिक्कत थी, लेकिन देखिए पुलिस ने अपने को बहुत जल्दी ढाल लिया। अब CCTNS है, जवान सभी लोग एंट्री कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। अभी नई व्यवस्था में आप देखेंगे न्यायालय हो गई, जुडिशरी हो गई, मतलब जेल हो गए, पुलिस हो गया, हाँ, जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो पार्ट हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे जेल हो, सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। इसके अलावा संवेदनशीलता के स्तर पर लोगों को लगातार प्रशिक्षित किया गया है और साथ साथ तकनीकी रूप से उन्नत किया गया है, अद्यतन किया गया है, ताकि बेहतर परिणाम भी दें। हम सिर्फ संवेदनशील होने का मतलब ये नहीं कि हमारा जो डिटेक्शन रेट हो कम चला जाए या बहुत सारा लोगों को सही राहत न मिले। इसलिए एक पुलिस संतुलित ढंग से बड़े सधे हुए तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसमें लोगों की अपेक्षाओं पर तो खरा उतरे ही साथ संवेदनशीलता का स्तर भी और बेहतर हो। इस प्रश्न का इससे उपयुक्त उत्तर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। अब चूंकि ये तमाम पुलिस की कार्यप्रणाली से इतर में अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं सर, तो बिहार के एक जिले सिवान में रहते पढ़ते कब ये ख्याल आया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है? वो एक प्रश्न ऐसा है जो कभी मैंने आपसे पूछा नहीं। एक छोटी सी घटना थी कि जब मैं पढ़ता था 10th में जी, तो हम कई लोगों ने एक पत्रिका आती थी बहुत, तो एक शुरू में दिमाग में था बच्चों में कि हम लोग क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक स्वाभाविक जिज्ञासा, हालांकि वो बाल सुलभ जिज्ञासा बोल सकते हैं। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने उसमें एक एस्ट्रोलॉजी का कॉलम आता था, उसमें कई लोगों ने हमें लिख के भेजा था कि हम क्या करेंगे, सिविल सर्विस में आएंगे कि नहीं, इस तरीके से भेजा था, सहज भाव से, उसके पीछे कोई बहुत गंभीरता नहीं थी जी। लेकिन उसमें मुझे अपना आंसर याद था कि मुझे जो लिख के लाया था उसमें जी, तो उसमें लिखा था कि आपका कभी नहीं होगा। तो ये जो चीज़ थी वो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और एक चुनौती के रूप में हमने लिया कि नहीं, इसमें प्रयास करना चाहिए। मैं उसकी प्रामाणिकता पे प्रश्न नहीं कर रहा हूँ या उस पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक धीरे धीरे कहीं ना कहीं मन में रहता है। जब एक पढ़ते हैं तो मुझे इस बात का बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे जो परिवेश मिला बड़ा सकारात्मक मिला, चाहे घर का परिवेश, चाहे हमारे जो साथी थे, हमारे जो मित्र थे जिन्होंने तैयारी की, स्कूल कॉलेज में हमारे साथ जिनके साथ हम लोगों ने तैयारी की, तो एक पूरा परिवेश बड़ा सकारात्मक मिला। एक सब एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे को सहयोग किए। तो इस परिवेश के कारण मैं मानता हूँ कि मैं बड़ा इस मामले में भाग्यशाली। बहुत सर टफ परीक्षा रहती है, सक्सेस रेट 0% में रहता है, 0% रहता है। इसमें कई बार क्या है कि हम किस पक्ष को देख रहे हैं, जैसे कि भीड़ में हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग, 100 में से अगर 95 लोग नहीं हो रहे हैं और 5 लोग हो रहे हैं, तो हम अगर भीड़ देखेंगे तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये संख्या इतनी ज़्यादा है तो हम क्यों हो, कि पहले ही हताश हो जाते हैं। लेकिन पहली जो जीत और जो हार शुरू होती है वो मन से शुरू होती है। अगर हम मन से ही अगर हार जाते हैं तो हम आधा से ज़्यादा लड़ाई हार जाते हैं। और अगर हम करते हैं, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी होती है लेकिन गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ रहे अगर अभ्यर्थियों की संख्या देखेंगे तो बहुत कम होती है। और जिन्होंने भी अगर सही मन से, गंभीरता से, एक दृढ़ता के साथ इसमें तैयारी की है, उस सबको सफलता मिली है। मैं अपने आसपास के उदाहरण सम्भव से कर सकता हूँ। हो सकता है कोई मतलब 50 फीट ना चढ़ा हो, 48 फीट तक चढ़ा हो, कोई 45 फीट, लेकिन जिसने लक्ष्य रख के कहा कि हमको जाना है इस ऊंचाई तक, इस चोटी, जो भी अपना लक्ष्य रखा, तो उसके आसपास लोग पहुंच जाते हैं अगर सही ढंग से। और दूसरा क्या है कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आप इतनी सारी चीज़ों को, इतनी जानकारियों को पढ़ते हैं, इतना गुनते हैं, आपका व्यक्तित्व इतना परिमार्जित हो जाता है, आपका ज्ञान का स्तर इतना उच्च हो जाता है कि आप कुछ न कुछ जिस क्षेत्र में रहेंगे बेहतर करेंगे, अपने साथ के लोगों के साथ बेहतर करें, क्योंकि उसमें आपके विजन, आपका दृष्टिकोण, आपका ज्ञान, आपका खास तौर पे आपका जो प्रस्तुति है, वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और वो चीज़ आपको एक बेहतर मंजिल की तरफ ले जाती है। तो मुझे लगता है कि तैयारी उसमें करने से, हम सकारात्मक ढंग से तैयारी करें तो प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा नहीं है, हम सफलता के करीब होते हैं। बस सकारात्मक मानस के साथ हम उस दिशा में आगे बढ़ें। तो जब सकारात्मक मानस से जीवन के चरित्र का अध्याय लिखा जाता है तो वो सकारात्मकता जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर कदम पर प्रस्फुटित होती है, दिखती है और कार्य में भी परिलक्षित होती है। देने वाले ने दे रखी चंदन पर चिंगारी, इनको आग लगेगी धुआं उठेगा, सुन विराट तू लाख कहे पर मुझको है मालूम कि तुझसे सकारात्मकता नहीं छूटेगी। जो आपने शुरू से बोया है, जो आपने शुरू से समझा है, जो दृढ़ता अपने अंदर धारण करी है, उसी दृढ़ता के साथ
आज पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस इंटरव्यू में तमाम पहलुओं पर सर बात हुई। मुझे लगता है दर्शकों को बहुत आनंद आएगा। आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे मुद्दों को एक साथ बड़ी ही बारीकी के साथ, बड़ी ही मजबूती के साथ रखा और मुझे भी अपने को बातों को रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।